हेलो एंड वेलकम बैक आईआईटी फाइटर्स। तो क्या हाल है दोस्तों, और आई थिंक आप अब बढ़िया तरीके से मन लगा के यार स्टडी कर रहे होंगे, अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ आप पक्का पक्का सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, फिलहाल रिवीजन का मतलब, क्रैश का मतलब यही होता है। ओके, सारे टॉपिक को पढ़ने के चक्कर में नहीं रहने का आपने। ओके, जो मेन कंसेप्ट है अपने प्रीवियस ईयर को आप देखो कि किस पे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस पर फोकस करो। अगर क्वेश्चन आ गया तो 100% यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, एंड करके ही आना ऑब्वियसली, है कि नहीं। तो स्टार्ट कर लेते हैं यार। रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बेसिक बताऊंगा, फिर थोड़ा बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होने दूंगा बॉस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो यार आज बात करने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने बोला ना, अगर इसका बेसिक आपके दिलो दिमाग में एंटर कर गया तो अब आगे आने वाला कंप्लीट फिजिक्स, चाहे आप प्रिज्म की बात करें, लेंसेज की बात करें, स्लैब्स की बात करें, कहीं से भी कैसे भी रिफ्रैक्शन ही तो होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो रिफ्रैक्शन का बेसिक एक बार दिमाग में एंटर कर गया तो मजा आ जाने वाला है, टेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो सर जल्दी से बात कर लेते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि आपको पता है, लाइट एक मीडियम को छोड़ के अब दूसरे में जाएगी, मतलब एक घर को छोड़ के दूसरे में जाएगी, रिफ्रैक्शन ही तो कराना है। तो यार करना क्या है बेसिकली, जल्दी से हम कंसेप्ट देख लेते हैं। उसने बोला कि लेट्स सी, ये एक आपका सरफेस है जो दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है। इसके ऊपर अलग मीडिया होगा कुछ, इसके नीचे कुछ अलग मीडिया होगा। लेट्स सी, इधर मीडियम है μ1 और इधर मीडियम है μ2। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब वो बोलते हैं यार लाइट रे जो है वो किसी एक मीडियम से किसी दूसरे में जाना चाहती है। लेट्स सी, लाइट रे, मैंने यहाँ पे एक लाइट का सोर्स लिया है, जिस लाइट इधर भी जा सकती है, इधर भी कहीं भी जा सकती है। देखो उससे, है ना, तो लाइट इधर आ रही है। ठीक है, ऐसे समझो, बढ़िया तरीके से आप देखते जाओ, कॉन्सेप्ट हर तरीके का क्वेश्चन आप करोगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो फिर क्या करना है, जब भी लाइट आएगी, बस मेरा एक फंडा याद रखना जो मैं आपको यहाँ सिखाने जा रहा हूँ, दैट इज बेहतरीन, यू नो, जो आपको एक बार दिमाग में एंटर करेगा तो मजा आ जाएगा क्वेश्चंस करने में। तो ये जो लाइट आ रही है, आपको सबको पता है, आने वाली लाइट को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और जब ये दोस्तों यहाँ टकराएगी तो मैंने आपको बोला था नॉर्मल जरूर बनाना है, नॉर्मल बनाना लाजमी है बॉस। ठीक है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज द इंसिडेंस एंगल एंड दिस इज योर नॉर्मल बेसिकली। ओके, सो गाइस आप देखो, चूंकि इसके नीचे की साइड का मीडियम डिफरेंट है इस मीडियम से, तो एक चीज तो दोस्तों यार, मैं बहुत बेसिक पे जा रहा हूं, अभी जरूरी है डेफिनेशन, यू नो, हमारा जो कंसेप्ट है बेसिक एक बार क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, अगर ये लाइट इस मीडियम से इसमें जाएगी तो भाई जो इसका ओरिजिनल पाथ है वो ये है इंसिडेंट रे, और अगर ये इसमें एंटर करेगी तो ये सीधी पाथ ये है इसका, ओरिजिनल पाथ ये है इसका। आप ध्यान से समझे, ओरिजिनल पाथ ये इसी रास्ते पे चलती रहेगी। अगर इसी रास्ते पे चलेगी, अगर μ1 = μ2 हो गया, समझ पा रहे होंगे आप। अगर ये मीडियम और ये मीडियम सेम रहा, चेंज ही नहीं हुआ, तो उसकी डायरेक्शन ही क्यों चेंज होगी। रिफ्रैक्शन का मतलब रे की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त। ओके, तो यार अगर ये मान लिया मैंने, ये तो हुई कंडीशन नंबर 1, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, सीधी जिस डायरेक्शन में जा रही है वैसे ही चलती रहेगी। अगर आपने माना जिस मीडियम में एंटर कर रही है वो पहले से ज्यादा है, तो जो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ऑब्वियसली आप सबने पढ़ा होगा, डेंसर मीडियम, एंड दिस इज जो कम वाला है उसको बोल देते हैं रेयर मीडियम, ऑब्वियसली। ठीक है, यू कैन से नाउ। अब आराम से देखते जाओ। तो यार अगर आप क्लियरली देखो, बहुत क्लियरली, जो लाइट रे है बेसिकली, लाइट रे ये अपनी इस इनिशियल डायरेक्शन से मुड़ेगी, क्योंकि आप डेंसर मीडियम में जा रहे हो। डेंसर मीडियम में जब आप एंटर करते हो बेसिकली, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, मतलब इस पे तो नहीं जा पाएगी, अब ये कुछ ऐसे आएगी। सो दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे नाउ, रिफ्रैक्टेड रे, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है दोस्तों, आप ध्यान से समझो। तो सर इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी उसके इस साइड में, लेफ्ट साइड में बेंड हो गई, जिसकी वजह से नॉर्मल के पास आ गई, और ये इसका एंगल जो नॉर्मल के साथ लेंगे, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये आर इस इंसिडेंस एंगल से कम हो गया है। आप क्लियरली चेक कर सकते हो, आर इज लेस देन इंसिडेंस एंगल, क्योंकि ये एंगल तो यहां से यहां तक कंप्लीट है और ये यहां से यहां तक आई है, इससे कम हो गया है। मतलब जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी हमेशा नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, ये आपको पता भी है, आप देखते जाओ बढ़िया तरीके से। ठीक है, अच्छा सर ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब ये कब यूज हुआ, जब ये कंडीशन थी। अब देखो आप, ये मैंने आपको बता दिया था। अगर दोस्तों आप ये मान लो, इफ यहीं पर, है ना, ऐसे मान लो इफ कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है, ये वाला इससे ये आ रही है ना, वो ज्यादा हो जाए,
है ना, जिसमें एंटर कर रही है उसके बजाय। तो भाई ये वाला आपने डेंसर मान लिया, ये रेयर मान लिया। तो लाइट ये जो उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है इसके अप चली जाती है, मतलब इससे दूर जाएगी। तो लाइट इस पे ना जाए, इस पे तो जाएगी नहीं, इधर कहीं जाएगी। तो आप देख सकते हो क्लियरली नॉर्मल से ये जो एंगल है रिफ्रैक्शन, ये आई से ज्यादा हो गया, है ना, ये आई से ज्यादा हो गया। मतलब लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है गाइस, वो नॉर्मल से अवे भी हो सकती है, नॉर्मल के टुवर्ड्स भी हो सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन कि किस टाइप के मीडियम से किस में जा रही है। आपने क्लियर देखा, जब वो डेंसर में जाती है रेयर से तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई, देख लो नॉर्मल के पास है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो गया इंसिडेंट से। लेकिन जब वो, इसका मतलब आप लिख सकते हो, जब वो रेयर से डेंसर में जा रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाता है। लेकिन अगर वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आपका वो इंसिडेंट से ज्यादा हो जाता है। मतलब दिस वन इज द केस जब वो टुवर्ड्स द मिरर जाती है, सॉरी टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल आप ऐसे लिख सकते हो। एंड दिस इज द केस जब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हो आप, ये तो हमें पता है यार, देख लेते हैं फिर भी अपने अकॉर्डिंग बढ़िया तरीके से, क्या तो कुछ बढ़िया होने वाला है, आप समझो बात को, ठीक है। कूल, हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये भी तो सीखना है ना, जल्दी से देख। अब उसने बोला सर ये इंसिडेंट रे है और जो इसमें एंटर कर रही है वो रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे को थोड़ी देर के लिए मैं वेक्टर ए मान लूं इसका, और रिफ्रैक्टेड रे का वेक्टर बी मान लूं, नॉर्मल वेक्टर आपके पास n है, इसका यूनिट वेक्टर n कैप मान लो, तो वो किस मीडियम से जा रही है, 1 से 2 में जा रही है। ध्यान से समझना, जब भी लाइट दोस्तों एक मीडियम को छोड़ के दूसरे में जाएगी, सपोज करो ऐसे गई, इसका वेक्टर मैंने ए माना, इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो आर, इसका वेक्टर मैंने बी माना, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर मैंने एन कैप मान लिया। तो लेट्स सी ये किसी एक मीडियम से किसी दूसरे में जा रही है, तो 1 से 2 में जा रही है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या है, ऐसा नहीं आप बार-बार लिख रहे हो आप, दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बताऊंगा अभी। तो यार इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, देखो अच्छा आराम से पहले बता देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसको लिखने के लिए अगर आपने वेक्टर फॉर्म में इसको राइट डाउन करना है, यू हैव टू यूज, मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आना चाहिए, जो आपको सीखना चाहिए इस सारी प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए। व्हेनेवर द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज द स्नेल्स लॉ। बट वो कहने को एक स्नेल्स लॉ है, बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बॉस, उसका यूज हमें अपने अकॉर्डिंग करना आना चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए। कैसे, मैं बताऊंगा आपको बढ़िया तरीके से। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है C/V, बेसिकली एक रेशियो है जो आपको स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बता रहा है। पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कहां से आया कैसे आया। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू 10⁸ आपको पता है, और ये भी स्पीड ऑफ लाइट ही है बट इन एनी मीडियम, इन एनी गाइस यू कैन से मीडियम, ये किसी पर्टिकुलर मीडियम की बात कर रहा है। तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर मीडियम की अगर बात कर रहा है, और याद रखना म्यू हमेशा 1 और 1 से या तो 1 के इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा, याद रखना, मटेरियल का किसी पर्टिकुलर, ठीक है, मीडियम का सॉरी किसी पर्टिकुलर, ओके, ऐसे आप याद रखेंगे। कुल, तो यार ये एक स्टैंडर्ड सा बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ पे बन चुका है। तो ये तो कांस्टेंट रहना है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब आप ये कह सकते हो कि v जो है स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है। अगर लाइट किसी डेंसर मीडियम में गई तो उसकी स्पीड देखो कम हो जाएगी। अगर लाइट किसी, देखो ना, अगर लाइट किसी रेडियल मीडियम में गई, रेयर मीडियम मतलब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लाइट बढ़ जाएगी स्पीड। मतलब सर लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो स्पीड में चेंज आता है डेफिनेटली। तो अगर डेंसर में है तो कम स्पीड शो करेगी, अगर रेयर मीडियम में है तो हाई स्पीड के साथ मूव करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मतलब आप ये भी लिख सकते हो, आपने पढ़ा था v = f लैम्डा, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होती है, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो चेंज। स्पीड अगर इस मीडियम में v1 है तो इस मीडियम में जब एंटर करेगी तो v2 होगी, ध्यान से समझना। तो मैंने आपको बता दिया है स्पीड इन डेंसर मीडियम इज लेस देन द स्पीड इन द रेयर मीडियम, और ये कांस्टेंट है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। Hence you can write जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी एक मीडियम का μ1 over μ2, you can write μ1 में स्पीड
है ना। अगर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन वहां पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ लिखोगे V2 by V1 एज वेल है, चूंकि V और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लैम्डा 2 by लैम्डा 1 ये भी लिख सकते हो। छोटे छोटे कभी क्वेश्चंस डायरेक्ट रिलेट करके बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, आपको बस पता होना चाहिए। सो इस फिनोमिना को किस पर्टिकुलर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा, वो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या, उसी पे तो आ रहे हैं। होले होले क्वेश्चंस उड़ा देंगे बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से मैं बोल रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा जो आपने पढ़ा था उसको थोड़ा सा दिमाग में लेके जाओ कि ये चल क्या रहा है, ये है क्या, ठीक है। इस रिलेशन को याद करो। पहले कंडीशंस के लिए कहाँ स्पीड ज्यादा है, यानी सर रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी किस प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, लाइट की स्पीड में। सारा खेल ही उसके लिए कर रहे हैं हम, उसकी वजह से IR चेंज हो रहे हैं उसको सेटअप करने के लिए, ठीक है। अब यहां से एंट्री हुई थी दोस्तों स्नेल्स लॉ। तो भाई अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लॉ ये बताया गया कि जब लाइट एक किसी मीडियम से निकल के जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है किसी दूसरे में एंटर करती है तो क्या होता है कि उस पर्टिकुलर मीडियम में जिससे लाइट आ रही है, ध्यान से समझना, उस पर्टिकुलर मीडियम में जिससे लाइट आ रही है, जैसे ऊपर वाले से μ1 से, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो इनटू साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल ले लो, ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा, ये बताया गया। अच्छा सर अगर वो इसमें एंटर कर रही है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो और साइन ऑफ इसका रिफ्लेक्शन एंगल ले लो, ये कांस्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दैट पर्टिकुलर मीडियम वो हमेशा कांस्टेंट होने वाला है। इसका मतलब आप लिख सकते हो इस लॉ के अकॉर्डिंग कि दियर प्रोडक्ट वी कैन इक्वेट साइन ऑफ आई कैन बी रिटन एज μ2 साइन ऑफ r। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, ये लिखने के लिए ही है, बस अब देखो आप इसको अप्लाई कैसे करोगे बेहतरीन धुरंधर क्वेश्चंस को उड़ाने के लिए। अब मेरे अकॉर्डिंग आप इसको याद कैसे रखोगे, बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं, ऑसम यू कैन से, ओके। तो बहुत बढ़िया तरीके से देखना। अभी तो दो ही रीजन है, लाइट एक से दूसरे में आ रही है, दूसरे तीसरे तीसरे चौथे में पांचवें छठे में सातवें में, बहुत सारे मल्टीपल रीजन यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो यार कैसे याद रखो, अप्लाई कैसे करोगे, देखो जब जब बस एक स्टेटमेंट याद रखो, जब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तब तब उससे पूछना है कहां से आई, किसके साथ, कहां को जाना है, किसके साथ, समथिंग लाइक दैट। अगर लाइट इस मीडियम से आ रही है तो उससे पूछो, देखो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ना, आप चेक करो, यहाँ पे मैं यहां लिखने वाला हूं, ठीक है। तो इसको बढ़िया से अप्लाई करने के लिए, याद रखने के लिए, लाइट इस मीडियम से जाएगी इसमें, तो इससे जा रही है, तो कहां से आ रही है, आप लिखोगे कहां से आई, ध्यान से समझना, बहुत आसान होगा, इनटू उससे पूछना है हमने किसके साथ, यहां लिखेंगे हम किसके साथ, ओके, इक्वल टू, फिर उससे पूछेंगे, उसने बताया दिया ठीक है मैं यहां से आई हूं भाई, इसके साथ आई हूं, तेरे को क्या लेना। फिर तुमने पूछा कहां जाना है, तो कहां जाना है इनटू किसके साथ, किसके साथ। आप समझ रहे होंगे लॉजिक मैं क्या कह रहा हूं भाई। अगर इस तरीके से आप इसको याद रखोगे, मल्टीपल रीजंस भी आ जाएंगे ना, और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ना, बहुत आसान हो जाएगा। बस फंडामेंटल इज दैट यू हैव टू रिमेंबर, जब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में एंटर करे तब तब उनको सेपरेट करने वाली बाउंड्री के इंसिडेंट पॉइंट पर उससे पूछो कहां से आई, किसके साथ, कहां जाना है, किसके साथ, अप्लाई द इक्वेशन। देन अगेन अगर वो नेक्स्ट मीडियम में एंटर करे फिर पूछे उन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाले बाउंड्री पे कहां से आई, किसके साथ, कहां जाना है, किसके साथ। कहां से आई मतलब ये बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके साथ बताएगा मतलब साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, कहां जाना है ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा, किसके साथ मतलब बताएगा साइन ऑफ उसका रिफ्रैक्शन एंगल। दिस इज इंसिडेंस, दिस इज रिफ्रैक्शन। समझ गए होंगे आप, कूल। कैसे सर, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सी गाइस, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत बड़ा नहीं ले रहा हूं। यहां से लाइट ने चलना स्टार्ट किया, μ1 से μ2 μ3 μ4 जाना था, ठीक है। अब वो μ1 में है इस समय, उसने बोला मैंने μ2 जाना है, तो यार नॉर्मल ड्रॉ करना है, हमने उससे पूछना है लेट्स सी I1 है कहां जाना है ना, हमने उससे पूछना है कहां से आई, उसने बोला μ1 से, तो मैं यहां लिखूंगा जब वो एक मीडियम को छोड़ के दूसरे में जा रही है तो मैं लिखूंगा μ1 से किसके साथ, I1 के साथ। फिर मैं पूछूंगा सो कहां जाना है, वो बोलेगी μ2 में, और μ2 लेट्स सी μ1 से ज्यादा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, ये R1 होगा। हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, तो लिख दो कहां जाना, उसने बोला μ2 किसके साथ, साइन R1 के साथ, ये R1।
है ना। अब वो इससे निकल के इसमें है, देखो अब फिर वो यहाँ पे टकराई, इस वाले नॉर्मल को ड्रॉ करो, अब वो μ2 के अंदर है, लेट्स सी μ3 लेस देन है μ2 से, तो अगर ये इससे ज्यादा था तो ये डेंसर माना जाएगा, अगर ये कम हो गया तो ये इससे रेयर माना जाएगा। इसका मतलब अब वो किस मीडियम में है, अब वो इसमें है। फिर पूछो उससे, जब वो इससे इसमें जाना चाहती है, कहां से आ रही है और किसके साथ, ये R1 है तो ये भी इसके लिए R1 ही होगा। फिर से पूछो उसके साथ कहां से आई, वो बोलेगी μ2, किसके साथ, वो बोलेगी R1, कहां जाना है ना, उस तरह से कहां जाना है, वो बोलेगी μ3, किसके साथ, वो बोलेगी भाई जाने तो दे, तो भाई ये अवे हो जाएगी, दिख रहा है आपको, तो ये एंगल मान लेना कुछ R2, तो दिस इज योर R2। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बनते जाएंगे, आपको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं मैन, ओके। अब वैसे ही जब वो इस मीडियम में एंटर करेगी तो वो यहां से चलेगी, फिर इसमें एंटर करेगी, फिर से उससे पूछो कहां से आई, किसके साथ, कहां को जाना है, किसके साथ, समझ गए। इस तरीके से लॉजिकली अगर आप चलोगे तो भाई फोड़ डालोगे, फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स के खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चंस आप उड़ा डालोगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई दिस कांसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मैं करके दिखाऊंगा ना बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये इतना बेसिक आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब ये जो स्नेल्स लॉ आपने यहाँ पे लिखा है, इसका जो आप वेक्टर फॉर्म अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। अगर इस इंसिडेंट का रे का वेक्टर ए है तो भाई आप लिख सकते हो कहां से आ रही है, μ1 के साथ, तो μ1 इंटू इसका यूनिट वेक्टर इंसिडेंट का इंटू क्रॉस, ठीक है, क्रॉस नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर इक्वल टू μ2 में जा रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे कितनी है, बी का यूनिट वेक्टर क्रॉस एन, ये बन गया आपका। अगर कभी पूछ बैठता है कि भाई वेक्टर फॉर्म में राइट डाउन करो तो यू कैन राइट समथिंग लाइक दैट, तो μ1 है ना, और ए कैप क्रॉस एन कैप इक्वल टू μ2 बी कैप किसके लिए यूज किया है, रिफ्लेक्टेड रे का व्हाट इज दैट, वेक्टर है ना, और ये इंसिडेंट रे का वेक्टर है। तो ये बेसिक से तो हमने देख लिया है। अब एक क्वेश्चन में इसी छोटे से प्यारे से कंसेप्ट के थ्रू आपको करके दिखाता हूं, फिर हम चलते हैं बेहतरीन। मैं यहाँ पे स्लैब की भी बात नहीं करूंगा, स्लैब का रिफ्लेक्शन की बात नहीं करूंगा, है ना, इस तरह की कोई बात नहीं करने, और मैं जो मेन कंसेप्ट पे फोकस करूंगा, मैं डायरेक्ट जाऊंगा इसके बेहतरीन कंसेप्ट पे, जिसको हम बोलते हैं TIR, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है प्रैक्टिकली भी, और जिसपे न्यूमेरिकल भी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ओके। अब एक क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं इस कंसेप्ट पे डिपेंडेंट। तो हियर इज द क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे, बस कैलकुलेशन करनी है आपकी, मस्त होनी चाहिए, आई मीन आपको बढ़िया से आनी चाहिए, उसमें मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ के क्लियर बोला गया है कि एक बीकर है और उसमें एक रॉड रखी हुई है जिसकी हाइट h है, और ये जो बीकर है इसकी टोटल हाइट है 3h, इसकी रेडियस h है, मतलब इसका जो पूरा डाया है ये 2h का है, ठीक है। ये जो मैंने पानी वानी भरा है बाद की कंडीशन, वो बोलता है जब इसमें पानी नहीं है तो एक टॉप एंड से, इसके टॉप पॉइंट से यहाँ से एक रेज आ रही है ऐसे और सीधी इसकी आंखों में जाती है, जब यहाँ पे एयर, यहाँ पे भी एयर, नीचे भी है। फिर उसने बोला अगर इसमें पानी भर दे 2h हाइट तक, लेट्स सी पानी आपने यहाँ से यहाँ तक भरा, ये 2h हाइट है, समझ रहे आप, दिस इज योर 2h हाइट तक अगर आपने पानी भर दिया है, आप बहुत क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। तो वो बोलता है कि अब उसको नीचे वाला जो एंड है इसका, ये लोअर एंड, ये भी दिखाई देना चाहिए, मतलब यहाँ से रे आएगी, नॉर्मल पे टकराएगी और बिल्कुल उसकी आंखों पे ही जानी चाहिए, यही प्रोसेस पॉसिबल हो सकता है। यहाँ इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो आप ध्यान से देख सकते हो ये इंसिडेंट जो नीचे बॉटम से आ रही है कुछ एंगल बना रही है यहाँ पे, लेट्स सी अल्फा, है ना। तो देखो अच्छा, इसी रास्ते को हमने क्यों लिया, क्योंकि उसने बोला पानी भरने के बाद भी वो उसकी आंखों में जानी चाहिए, मतलब उसको दिखाई देगा लोअर एंड। तो ध्यान से समझना भाई, अल्फा निकाल लो और इस नॉर्मल को यहाँ टच करो, ये तो आपको पता ही है क्या है, h है, ठीक है। अल्फा अगर एक बार आ गया तो भाई मजा आ जाएगा, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और ये वैल्यू आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितनी, 2h है, देखो यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं यहाँ साइन अल्फा यूज करूं, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो लेट्स ये बी एंड है, ये पॉइंट यहाँ पे ओ है, तो बी ओ आप लोगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अल्फा भी मिसिंग है और बी ओ भी मिसिंग है। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, इसके अंदर जो पानी भरा गया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इतना सा फोकस करो, टेंशन नहीं, आराम से देखते जाओ। अब ये सोचो कि जब इसमें एयर थी, पानी नहीं था, टॉप एंड से रेज आ रही थी, तो इसको अगर मैं इससे मिला दूं, ध्यान से समझना, तो अंदर ही अंदर देखो एक ट्रायंगल आपको ये नजर आ रहा होगा, पूरा ट्रायंगल ये अंदर ही अंदर, मतलब समझ गए होंगे आप। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये h है, क्लियर है, बिल्कुल जितनी है उतनी ही है। अगर इसकी हेल्प से मैं ये एंगल निकाल दूं, ये
ये वाला एंगल अगर मैं कैलकुलेट कर लूं किसी भी तरीके से, तो आपने देखा अगर ये 2h है, ये h है, तो ये हाइट कितनी होगी, ये भी h होगी। तो ये अंदर वाला ट्रायंगल लो, देखो अंदर वाला ट्रायंगल, ये पॉइंट मान लो उसका a, तो a लिया, o लिया, और ये पॉइंट मान लो उसका p, ये p लिया, और ये थीटा लिया, समझ गए होंगे आप, ये भी h, ये भी h, तो tan थीटा कितना आ रहा है आपके पास, h by h that is 1, यानी थीटा आ गया 45 डिग्री। मतलब इनिशियली जो एंगल ये 45 है, 90 है, तो ये भी 45, तो ये एंगल हमेशा 45 रहेगा, क्योंकि ये रे तो चेंज ही नहीं हुई, ये एंगल हमेशा 45 रहेगा। और इसी की हेल्प से आप यहाँ पे मस्त तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो। तो जो बॉटम से रे जाएगी, आप समझो, जो बॉटम से ये रे जाएगी, ये रे यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है कितने एंगल पे, अल्फा, और रिफ्लेक्ट कितने पे हो रही है, 45, जो एयर में था वो अभी भी रहेगा। तो यहां पे आप अपना खंडा यूज करो। बॉटम को देखने के लिए रे कहां से जा रही है, नीचे से, इसका रिफ्लेक्टेड म्यू मान लिया, कितने एंगल पे इंसिडेंट कर रही है, कहां से जा रही है, किसके साथ, अल्फा, कहां जाना चाहती है, बाहर एयर में, किसके साथ, साइन 45 डिग्री। क्लियर, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। सो म्यू आपने निकालना है इनटू साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू म्यू, ये 1 हो गया, और ये बाई √2, एंड ये आपने कैलकुलेट करना है। ये साइन अल्फा देख सकते हो यहाँ पे बहुत क्लियरली, साइन अल्फा की वैल्यू अब आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यहां पुट करनी पड़ेगी, म्यू आ जाएगा। सपोज करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहां से साइन अल्फा निकालो, तो h अपॉन BO, यानी BO, B से लेके O तक की डिस्टेंस, ये पूरी पता है आपको, पूरी कितनी है 2h, ये पता है h। तो यार देखो इस डिस्टेंस को अगर निकालना है तो दिख रहा होगा, तो मैं बिल्कुल पाइथागोरस यूज कर सकते हो, BO का स्क्वायर इज इक्वल टू 2h का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर इसका, तो BO का स्क्वायर आ गया 4 और एक 5h का स्क्वायर, यानी BO आपकी आ गई √5 इंटू बाहर आ गया h। तो यहां से आ गया 5 √5h, ये हो गया कैंसिल, साइन अल्फा आ गया 1/√5, तो म्यू इंटू 1/√5 साइन अल्फा की वैल्यू, यहाँ पे आ गया 1/√2, तो म्यू आ गया दोस्तों √2 ऊपर √5 पड़ जाएगा, तो √5/2, दिस इज योर फाइनल आंसर, एंड दिस इज हाउ यू कैन हैंडल द टाइप ऑफ सिचुएशन। बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन नहीं है, बार बार रिपीट करके देखेंगे, सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा क्वेश्चन के को सॉल्व करने का, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद। ओके यार, बात कर लेते हैं इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उस पर डिपेंडेंट कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, किस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस उस पे जो पूछे जाते हैं, उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया तरीके से। तो आप उन धांसू से कॉन्सेप्ट को छोटे से इस टाइम में जितने भी मेन कंसेप्ट है एरोनॉटिक्स के अंदर, उनको बढ़िया से यार आप पढ़ के जाओ, सॉल्व करके जाओ, उन्हीं पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस करके जाओ, तो हो जाएगा, आपको एक क्वेश्चंस डेफिनेटली यहाँ से मिल जाएगा और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट जगह आपने अपना चीजें पढ़ने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपने बस मेन कंसेप्ट पे ही फोकस करना है। ओके, सो लेट्स सी। सो यार उसने बोला है कि TIR की हम बात कर ले, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लो पहले। उसने बोला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, पहले आइडिया ले लेते हैं थोड़ा सा। उसने बोला अगर लाइट, लेट्स सी है ना, मैंने माना कि ये एक बाउंड्री है, एक सरफेस है, इसके ऊपर का मीडियम अलग है, लेट्स सी, और इसके नीचे का मीडियम अलग है, ठीक है। मैंने मान लिया इधर कोई मीडियम है μ2 और इधर कोई मीडियम है μ1, और दोनों को ये जो बाउंड्री है ये सेपरेट कर रही है, ऊपर वाला मीडियम अलग, नीचे वाला अलग। ओके, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर जो सोर्स है, सपोज करो μ2 में रखा है कहीं, या μ1 में इधर रख लो, कहीं भी रख लो, आपकी मर्जी है, सोर्स यहाँ पे रखा है, ठीक है सर। यहाँ से लाइट हमें पता है हर डायरेक्शन में जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, हर डायरेक्शन में लाइट जाएगी, बिल्कुल। अगर वो लाइट इस पे जाके टकराए, अब है तो इसी मीडियम में μ2 में, लेकिन जब वो इस पॉइंट पे टकराएगी तो नॉर्मल बनाएंगे, और अगर वो इस पॉइंट पे टकरा रही है तो उसको छोड़ के इसमें एंटर करना चाह रही है, तो ये बोल रहा है कि इसमें से कुछ लाइट तो अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन कुछ लाइट इसमें से रिफ्रैक्ट हो जाती है ना, रिफ्रैक्ट हो गई, तो इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है, और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड बैक, यानी जो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे या लाइट, जो भी आप बोल सको। अब वो क्या चाहता है हमसे कि इस इंसिडेंट रे में से कुछ लाइट अंदर आ रही है रिफ्लेक्ट होके, देखो यहाँ पे टकरा के वापस उसी मीडियम में आ गई जिधर से गई थी, कुछ लेकिन इसको पार कर गई, जो पार कर जाती है उसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। आप इसको समझ आ रही होगी बात, जो इस मीडियम को छोड़ के इसमें एंटर कर जाएगी उसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। वो बोलता है टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट करो, यानी टोटल
इंटरनल, आप थीम समझ लो, रिफ्लेक्शन, बस ये जान है, मतलब ये आप समझो, इसके क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। मतलब सारी लाइट, टोटल का मतलब ये सारी लाइट जितनी भी यहां से गई होगी सारी टकराए और अंदर ही अंदर टकरा के वापस आ जाए, इसमें ना जाए, मतलब इसमें जाने से रोकना है। सारी लाइट यहाँ पे टकराए और इसको वापस यहाँ बुला ले। अगर ऐसा हो जाए, इस फिनोमिना को बोला जाता है TIR, कि सारी लाइट टकराई, इस मीडियम में नहीं जा पाई और वापस आ गई। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार सर इधर ना इसको पॉलिश कर दो, मिरर लगा दो, सारी लाइट टकरा के आ जाएगी। मिरर नहीं तो नहीं लगाना है, यही तो कमाल है, मिरर लगाना ही नहीं है, विदाउट पॉलिशिंग हमें ये कमाल करके दिखाना है, तभी तो इंजीनियरिंग है, अदरवाइज का है कि इंजीनियरिंग नहीं। सो कुछ ऐसा करो कि पॉलिशिंग भी ना करनी पड़े और लाइट टकराए और इधर ना जाए और वापस आ जाए। जब तुमने ऐसा कर दिया, समझ जाना TIR हो गया। इसलिए इस पे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आते हैं। फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का नाम आपने सुना होगा। लाइट EM वेव्स को हम कम्युनिकेशन पर्पज से ट्रैवल कराने के लिए उसका यूज करते हैं। लाइट उसके अंदर टकराती है, अंदर ही अंदर टकरा के ऐसे 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 टकरा के ऐसे ऐसे चलती रहती है और बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती है विदाउट लॉस इन एनर्जी। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करूं मैं इसके लिए, क्या कर सकता हूं? अब आपको फील आया होगा थोड़ा सा कि करना क्या है। पहले तो ये सीखा आपने कि करना क्या है। अब उसने बोला कि अगर ऐसा करना चाहते हो, बिना इसको पीछे से पॉलिश किए हुए अगर ये करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइट को आपको लाइट कंडीशन लगा दी उसने, नेसेसरी कंडीशन मैं कहना चाहूंगा, नेसेसरी कंडीशन। लाइट जो है मस्ट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम, ये ध्यान रखो बस, लाइट हमेशा डेंसर से जानी चाहिए इन रेयर मीडियम में जानी चाहिए, बस ये नेसेसरी कंडीशन है। मतलब अगर लाइट रे कहीं पे डेंसर से रेयर में एंटर कर रही है तो चांस बनेंगे TIR कराने के, समझ गए? लेकिन अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो नेवर एवर, यू जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, अच्छा सर, मतलब ये अगर करना चाहते हो तो सबसे पहली कंडीशन तुम्हारे दिमाग में कि लाइट डेंसर से निकल के जानी चाहिए रेयर में, ये है बस मुद्दे की बातें। तो करें क्या सर? आ जाओ वापस, बढ़िया से सीख लो कंसेप्ट, मजा आ जाएगा। अप्लाई कर देना, फोड़ देना, ठीक है? कर देते हैं इसको फटाक से। तो यार उसने बोला ये बाउंड्री है और लाइट इसके ऊपर का मीडियम लेट सी रेयर है, इसके नीचे का मीडियम लेट सी डेंसर है। सोर्स को मैंने अभी बता दिया आपको, सोर्स हमेशा होना चाहिए डेंसर में अगर TIR करना चाहते हो, है ना? टोटल लाइट को यहां से लेके इस पे टकरा के वापस लाना चाहते हो, अगर अपने आप नहीं आएगी वो करना पड़ेगा उसको, ठीक है? तो देखो, जो लाइट अगर यहाँ पे डायरेक्ट जाएगी और इस पे टकराएगी तो ये तो नॉर्मल इंसिडेंस है, क्योंकि इसके साथ वो तो 90 पे टकरा रही है। ये तो बिना डेविएट किए हुए सीधे निकलेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, तो इसको हम नहीं रोक सकते। तो फिर क्योंकि ये तो बिल्कुल I0 बना दे रही है इसमें, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? I अगर इंसिडेंट एंगल यहाँ 0 है, क्योंकि यही नॉर्मल है, उसी के लॉन्ग लाइट जा रही है, तो ऑब्वियसली इंसिडेंट एंगल तो 0 हो गया। तो उसने बोला I को बढ़ाओ अगर इसको रोकना चाहते हो, तो उसने बोला I को ऐसे डालो, ठीक है? तो जैसे ही मैंने I को ऐसे डाला, कुछ मेरे को यहाँ देखने को मिला। देखो क्या ये मिला मेरे को? पहला इंसिडेंस एंगल I1। अब आपको पता है लाइट डेंसर मीडियम में रेयर में जाना चाहती है, अभी सीखा था हमने, जब भी डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, अवे, मतलब सीधी ऐसे तो नहीं जा पाएगी, इससे थोड़ी ऐसे हो जाएगी। अभी अभी बताया था मैंने आपको, मतलब इस डायरेक्शन में तो नहीं जा पा रही है, मतलब ये इसका बन गया रिफ्लेक्शन एंगल। देखो I के बढ़ने से R बढ़ रहा है। उसने बोला कुछ लाइट अंदर भी आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी, उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन I1 ही होगा ये। अभी हम उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा टारगेट इसको तब तक I को बढ़ाते रहेंगे जब तक ये लाइट बाहर जो जा रही हो बाहर ना जाके वापस आ जाए, ये मेन लॉजिक है। तो थोड़ा और बढ़ा के देखो, जैसे ही आपने थोड़ा और बढ़ाया, आपको मैं उस पॉइंट तक लेके जा रहा हूं, आप बस थोड़ा सा इंतजार करो। ये एंगल हो गया होगा I2, देखो बढ़ गया ना एंगल, तो ये R भी तो बढ़ेगा ना इसी के अकॉर्डिंग, तो R कुछ ऐसे हो गया होगा। ये और बढ़ा, देखो R2 और बढ़ा, समझ रहे हो आप? और बढ़ गया, और बढ़ गया। कुछ लाइट अभी भी अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है पर पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि ये बाहर है, देखो इसको रोकना है। और बढ़ाओ, थोड़ा सा लॉजिक आपको समझ आ रहा होगा कि सर I बढ़ा रहे हो आप, यस, उससे R बढ़ रहा है, बिल्कुल। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये वाली लाइट इस बाउंड्री के अलोंग हो जाएगी, मतलब ऐसे, देख लो आप, हो गई कि नहीं?
तो ये वाली लाइट जब इस बाउंड्री के अलाइन हो जाएगी तो ये नॉर्मल है, और नॉर्मल से ये आर बढ़ के हो जाएगा 90 डिग्री, और जैसे ही ये आर 90 डिग्री होगा, लाइट बिकम्स अलोंग द सरफेस विच इज द सेपरेटिंग सरफेस, है ना, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इसको बोला जाता है ग्रेजिंग रे अलोंग द सरफेस हो गई। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि जब भी आर 90 डिग्री होगा, जिस पॉइंट पे, जिस एंगल पे, एक्चुअली इंसिडेंस एंगल पे आर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए, जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही होगी, इसी को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। इसी को बोलते हैं दोस्तों क्रिटिकल एंगल। मतलब इस एंगल पे रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो गया है, ध्यान से समझना आप, रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया, 90 हो गया है, और यहीं तक स्नेल्स लॉ होल्ड करेगा, 90 से आगे होल्ड नहीं करेगा। इट मींस उसके दिमाग में तुरंत लॉजिक आ गया, दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट है ये। इस पॉइंट पे आके एक सिचुएशन बन के तैयार हो गई। अगर आपने अब जरा सा भी एंगल बढ़ाया, ये लाइट जो अब ऐसे थी तुरंत ऐसे हो जाएगी। पहले देखो ना, ऐसे ऐसे थी, फिर ऐसे हो रही थी, ऐसे हो रही थी, 90 आ गया। जैसे ही आपने इसको जरा सा भी बढ़ाया, क्योंकि इसके बढ़ाने से बढ़ रहा हो, तुरंत ऐसे हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं इसको जरा सा बढ़ा के देख लूं, TIR नहीं हुआ, अभी TIR नहीं हुआ, दिस इज नॉट द कंडीशन ऑफ TIR। हाँ, ये कंडीशन क्रिटिकल बन चुकी है कि अब TIR हो सकता है अगर आप थोड़ा एंगल बढ़ा दो। जैसे ही आपने एंगल बढ़ाया दोस्तों, नेक्स्ट इंसिडेंस एंगल जो भी आएगा, अगर वो IC से जरा सा भी ज्यादा हुआ, समझना, तो सारी लाइट वापस आ जाएगी। आप देखो, ये जो पहले लाइट ऐसे ग्रेज कर रही थी, ये लाइट यहां से गायब होके तुरंत नीचे आ जाएगी। यानी ये सारी लाइट यहां से जो जा रही थी, ये टकरा के नीचे आएगी। इधर कोई लाइट नहीं होगी, नो लाइट, कोई रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं है, सारी आ गई। तो देखो, टकराई और वापस आ गई, यहां हुआ TIR। यानी TIR होने की सिचुएशन क्या मिली? TIR तभी हो सकता है जब कोई इंसिडेंस एंगल, कोई भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। और क्रिटिकल एंगल किसको डिफाइन करोगे? वो एंगल जिस पर रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो जाएगा, उसको आप क्रिटिकल एंगल डिसाइड करोगे। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब TIR की मोस्ट नेसेसरी कंडीशन इज व्हाट? इंसिडेंस एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। एंड द क्रिटिकल एंगल आपको तभी मिलेगा, कोई भी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल होगा जिसपे R रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो जाएगा। आपके दिमाग में जा रहा होगा पॉइंट, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन फोड़ देंगे हम, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। तो यार सर, मुद्दे की बात ये है, कैलकुलेशन कहां करेंगे? कैलकुलेशन हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे करनी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि I जो है वो TIR होने के लिए IC से ज्यादा होना चाहिए, और सॉल्यूशन हमें क्रिटिकल पॉइंट पे करना है। तो वी कैन राइट I must be greater than or equal to IC. This condition you can apply. This is the condition of TIR, और इस कंडीशन पे हो रहा है क्रिटिकल सिचुएशन आ रही है। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे कि बताओ ये क्रिटिकल एंगल कितना होगा, तो बताओ मैंने आपको क्या बोला था, क्या पूछेंगे? लाइट कहां से जा रही है, कहां से जा रही है, किसके साथ, कहां जाना है, किसके साथ? तो लाइट कहां से जा रही है? आप देखो, लाइट जा रही थी डेंसर मीडियम से। अप्लाई द कॉन्सेप्ट, डेंसर से किसके साथ? क्रिटिकल पॉइंट पे अप्लाई करना है, ना कि यहां, ना कि यहां, ना कि यहां, ना कि यहां पे अप्लाई करना है। तो किसके साथ जा रही थी? I3। कहां जाना है उसने? म्यू R में, इस वाले मीडियम में। किसके साथ जाना है? इनटू साइन ऑफ R3, ठीक है। अप्लाई स्नेल्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, एट क्रिटिकल पॉइंट। ये ध्यान रखना बस, कितने भी क्वेश्चंस करने पड़े, कैसे भी, ठीक है, हमेशा। तो देखो सर, जब आप बात कर रहे हो I3 की, तो I3 पे तो क्रिटिकल एंगल है, तो म्यू डी इंटू साइन ऑफ IC लिखोगे अगर यहाँ, तो क्रिटिकल एंगल पे R3 तो 90 है, साइन 91 हो गया। यानी क्रिटिकल एंगल IC यू कैन कैलकुलेट म्यू R बाय म्यू डी। म्यू R कुछ भी हो सकता है, अगर एयर है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर आपको पता है 1 होता है, यहां से आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। बट डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है, तो उसकी तो आप टेंशन ही ना ले, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है। आपको कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट ये है, जरूरी नहीं है TIR इस मीडियम से निकल के तुरंत इस मीडियम के लिए इस बाउंड्री पे हो जाएगा। हो सकता है मल्टीपल हो, मैंने आपको बोला था ना बहुत सारे मीडियम हो। आप ऐसे समझो, हो सकता है एक लाइट यहां से फिर यहां से फिर यहां से निकली, इसमें नहीं हुआ TIR, ठीक है, सपोज करो। फिर वो ऐसे गई, फिर यहां पे भी TIR हुआ, फिर वो ऐसे गई यहाँ पे, ठीक है।
और यहाँ पे TIR हो गया, फिर वो इस मीडियम में μ1 से μ2 गई, μ2 से μ3 गई, तो ये इसमें μ4 में नहीं जा पाई, तो नहीं जा पाई मतलब टोटल वापस आ गई होगी, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंगल क्या लेना है आपने 90 डिग्री, और ये एंगल क्या बन जाएगा क्रिटिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके मल्टीपल रीजन वाला रिफ्लेक्शन बन रहा होगा बहुत बेहतरीन, तो यहाँ पे इंसिडेंस एंगल ये, तो फर्स्ट मीडियम में स्नेल्स कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट लेना पूछना, और लास्ट के मीडियम में बात करेंगे, बीच के मीडियम को गायब कर देंगे क्योंकि प्रोडक्ट उनका कांस्टेंट ही होता है। मतलब क्या कह रहे हो सर, ये μ3 μ2 ये कहाँ जाएंगे, कहीं ये गए तेल लेने। अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट अगर बहुत सारे मीडियम है तो जिस मीडियम में एंट्री ले रही वो ले लो, μ1 इंटू किसके साथ साइन ऑफ आई जो भी होगा, लास्ट का मीडियम ले लो, लास्ट वाला μ4 इंटू साइन ऑफ, चूंकि उसमें एंट्री नहीं कर पा रही, वहां TIR हो गया होगा, उसने बोलेगा क्लियर, तो ले लेना 90। तो आपने लास्ट वाला लेना है ये, और ये फर्स्ट वाला लेना है, चाहे कितने भी मीडियम दे रखे होंगे, आपका क्वेश्चन फटाक से सोल्व हो जाएगा। और आईआईटी पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। ओके, TIR की कंडीशन सर हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन TIR से है, देखो कैसे बोलेगा, वो बोलेगा लाइट एक मीडियम में एंटर कर रही है और वो 10वें मीडियम में नहीं जा पा रही है, 10वें मीडियम में क्यों नहीं गई, समझो क्यों नहीं गई 10वें मीडियम में, TIR हो गया होगा, समझिए। फिर वो बोलेगा यार लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में एंटर कर गई, तो बताओ इस मीडियम की साइड से बाहर नहीं निकल पाएगी, उसकी साइड से बाहर क्यों नहीं निकल पाएगी, TIR हो गया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। आपने क्या किया, पानी के अंदर एक लाइट सोर्स रख दिया, उसने बोला लाइट बाहर नहीं निकल पा रही है, क्यों नहीं, क्योंकि पानी और एयर को सेपरेट करने वाले, नीचे पानी ऊपर एयर, इस बाउंड्री पे TIR हो गया होगा, सारी लाइट आई टकराई वापस आ गई, बाहर जा ही नहीं पाएगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करेगा, इस तरीके से आपसे बात करेगा। हिंट मैंने बता दिया कैसे पहचानना, फोड़ के आ जाना बढ़िया तरीके से। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाऊंगा कि आप क्वेश्चन करोगे कैसे। इसके ना बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं, जैसे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिस पे क्वेश्चंस भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों। ये सारे सिचुएशंस आपको पता होनी चाहिए। ओके, डेजर्ट में जो फिनोमेना आपको देखने को मिलती है दैट इज मिराज, वो भी इस तरीके की एक फिनोमेना होती है जो इस कंसेप्ट पे डिपेंड होती है बेसिकली। तो बहुत सारे ऐसे आपको एग्जांपल मिल जाएगा, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पर्पज से ऑप्टिकल फाइबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, ऑप्टिकल फाइबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस आप क्वेश्चन कैसे करोगे ये आप ध्यान रखना, है ना। बहुत बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, बढ़िया से आपके दिमाग में एंटर कर जाएगा। ओके गाइस, अब बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। TIR का कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता दूं, उनमें एक बेस्ट प्रॉब्लम जो एडवांस में पूछी गई थी, उससे क्या होगा, आपका फंडामेंटल क्लियर होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्वेश्चन आप देख सकते हो कितना लेंथी है, डायग्राम में बहुत टिपिकल से आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर बढ़िया से जिस बंदे ने इसको आराम से पढ़ लिया ना भाई, वो उसको चुटकियों में उड़ा देगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। इतने बढ़िया तरीके के क्वेश्चन डिजाइन होके आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में क्लियर बोला गया, देखो यहाँ पे बहुत सारी स्लैब्स हैं, बहुत सारे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m-1 m नंबर ऑफ स्लैब्स है टोटल, m नंबर ऑफ, है ना। क्वेश्चन में ये पूछा है, बताओ m की वैल्यू क्या है। अगर हर स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला रीजन, यहाँ पे अगर n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इससे ऊपर वाले स्लैब का n माइनस डेल्टा है, मतलब कुछ कम हो गया, फिर कम हो गया, कम होता जा रहा है, मतलब ऊपर को जाते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है। और यहाँ से एक लाइट आपने इंसिडेंट कराई, थीटा एंगल जो 30 डिग्री दे रखा है, और जो n की वैल्यू है वो 1.6 है, डेल्टा n जो है स्मॉल जो चेंज हो रहा है n में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 0.1 है। अब जैसे जैसे लाइट ऊपर एंटर करते जाएगी, देखो नॉर्मल से अवे होती जा रही है, आप हर पॉइंट पे ध्यान से देखो, नॉर्मल से अवे हो रही है। फिर उसने बोला कि जब ये लास्ट के मीडियम में mth वाली स्लैब में एंटर करती है, तो ये नहीं एंटर कर पा रही है, बिल्कुल क्लियर बोल रहा है, अलोंग द सरफेस हो गई, मतलब पक्का यहाँ पे TIR हो गया, क्रिटिकल कंडीशन आ गई है। तो बोलता है इस सिचुएशन में जब ये लास्ट वाली स्लैब में एंटर ना कर पाए, अगर स्टार्टिंग वाले रीजन में थीटा पे एंटर कर रही है, तो बताओ m की वैल्यू क्या होगी। समझ गए होंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कभी लाइट चलती रहे बहुत सारे रीजन में चलती रहे और लास्ट में किसी में एंटर ना कर पाए, मतलब TIR हो गया, मतलब पहले में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, पहले वाले का, यानी म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा फर्स्ट इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा लास्ट ले लो। समझ गए होंगे आप। तो म्यू क्या है पहले का, ये रहा, एन इंटू कितना एंगल पे इंसिडेंट कर रही है, थीटा, दैट इज 30। लास्ट वाले का क्या है, जिसमें एंटर करना था, ये लास्ट वाला है, देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रहा। समझ गए आप। ओके, तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो जिसमें वो एंटर नहीं कर पा रही है वो लास्ट वाला ये रहा, यानी एन
इंटू माइनस एम इंटू डेल्टा एन, ये रहा, ठीक है, इंटू साइन ऑफ थीटा, क्या हो जाएगा उसका 90, क्योंकि वो देखो अलोंग द सरफेस हो गई तो ये 90 हो जाएगा ना, तो ये तो हो गया दोस्तों 1। तो यहाँ पे बचा n, और n दे रखा है आपको 1.6 इंटू 1/2 इक्वल टू n दे रखा है 1.6 माइनस m निकालना है इंटू डेल्टा n कितना है आपके पास 0.1, बहुत क्लियरली देख सकते हो, ये कैंसिल हो गया, 0.8 आएगा, इधर आएगा 1.6 माइनस m इंटू 0.1। सो इसको आप परे लेके जाओ, इसको आप इथे लेके आओ, तो m इंटू 0.1 इक्वल टू आ गया 1.6 माइनस 0.8, तो तेरे को दिख रहा है 0.8 ही आएगा ना यार, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ गई 8, m की वैल्यू आ गई 8। तो आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्लैब्स m यहाँ पे टोटल 8 है, और लास्ट की स्लैब में वो एंटर नहीं कर पा रही थी, और इसी का हमने फायदा उठाया। दिस इज द कंडीशन ऑफ TIR डेफिनेटली, एंड दिस छोटा सा मेन कंसेप्ट यूज करके आपने इतने बढ़िया जो क्वेश्चन को चुटकियों में क्रैक कर दिया। और ऐसा नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी में एक ही बार है, आप जाके देखोगे ना बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ और कैटेगरी में आपको जल्दी से बता देता हूं कि जिस कैटेगरी में क्वेश्चन आते हैं और आप उनको सॉल्व करके आते हैं और आ चुके हैं, ध्यान से समझना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक स्लैब दे रखी है, ठीक है, एक स्लैब दे रखी है और कराने की मेरे को जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। वो बोलते हैं स्लैब है AB, ठीक है, CD इसकी साइड है, AB इसकी साइड है, BC CD। वो बोलता है इस पे एक लाइट को एंटर कराया जाता है किसी एंगल अल्फा पे, बाहर है सपोज करो AF, दूसरा मीडियम भी हो सकता है, तो वो इसके अंदर जाती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो बताओ इसका ये एंगल की वैल्यू क्या होगी इंसिडेंट, कि ये लाइट रे BC से बाहर ना निकल पाए। तो ये पहले वहां तक पहुंचा तो दो, तो देखो बाहर से जा रही है रेयर से डेंसर में, तो सीधी तो नहीं जा पाएगी, थोड़ी सी ऐसे बैंड हो जाएगी, यहाँ पे टकराएगी। अब देखो ध्यान से, अब उसने बोला कि BC से बाहर नहीं निकलेगी, मतलब ग्रेजिंग हो जाएगा, मतलब TIR होगा, मतलब ये एंगल 90 होगा, मतलब ये चीज है आपको इंसिडेंस एंगल। इसको आगे बढ़ाओ, देखो राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मान लो R, तो ये होगा डेफिनेटली 90 माइनस R। तो भाई साहब मैंने आपको बोला था जब जब लाइट एक मीडियम को छोड़ के दूसरे में जाएगी, स्नेल्स कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कहां से आई, किसके साथ, कहां गई, किसके साथ, ठीक है। तो जब इस पॉइंट से वो एंटर कर रही थी तो बाहर से अंदर जा रही है, तो यहाँ पे पूछेंगे उससे कहां से आई, एयर से, किसके साथ थी, अल्फा, कहां जा रही है, म्यू में, किसके साथ, R के साथ। इक्वेशन फर्स्ट, आपसे अल्फा पूछ रहा है, अगर R मिल जाता तो यहीं से आंसर हो जाता, बट आगे जाना पड़ेगा और उस पॉइंट तक लास्ट में जाना पड़ेगा जहां पे TIR हुआ, क्योंकि वहीं से सॉल्यूशन मिलेगा। अब वो कहां पे है, अंदर म्यू के, तो इससे बाहर निकलना चाह रही है, इस पॉइंट पे अप्लाई करो, कहां से आ रही है, म्यू से, किसके साथ, इंसिडेंट एंगल क्या है इस बार 90 माइनस R, कहां जाना चाह रही है, बाहर, इनटू किसके साथ, 90 के साथ। तो आप देख सकते हो साइन 90 है तो कॉस हो जाएगा, कॉस ऑफ R इक्वल टू 1, यानी cos R इक्वल टू 1 बाई म्यू। इस तरीके से आप यहाँ से cos R की हेल्प से sin R निकाल के यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से अल्फा जाएगा, जो भी बनेगा आंसर, टेंशन नहीं लेने का। प्रोसेस ये है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, सॉल्व कर लोगे। एक बार मेंस में क्या, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, आईडी में भी आ चुका है और मेंस में भी आ चुका है। उसने बोला यही स्लैब और उसके चारों ओर कुछ लिक्विड भर दिया है, तो बताओ भाई, तो उसने एक रिजल्ट बनवा लिया, तो दोनों इक्वेशन बना लेना, रिजल्ट बन जाएगा। बस उसमें क्या होगा, लिक्विड का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा कुछ, यहाँ पे एयर की जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेना, इसका और इसकी इक्वेशन का यूज कर लेना, भाई बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। फिर वहां पे ये जब इक्वेशन लिखोगे तो बाहर का मीडियम अलग है, म्यू एम, ठीक है, ये वाला यहाँ पे बन जाएगी, और जब ये अंदर से बाहर जाएगा तो फिर यहाँ पे आप म्यू एम लिख लोगे, बस समझ पाएंगे आप, बन जाएगा क्वेश्चन। दोनों का यूज करना, आराम से जो रिलेशन बनवा रहा होगा आराम से आप बना के आ सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे और पूछे जाते रहेंगे, तो आपने बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाने। ओके यार, अब बात कर लेते हैं इस पे डिपेंडेंट कुछ एग्जांपल्स की, वो कितनी कैटेगरी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। जल्दी से मैं आपको हिंट दे देता हूं कि आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा लिटिल बिट कॉन्सेप्ट आपको स्लैब का भी बता देता हूं कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से वहां पे रिएक्ट करता है, तो उसका भी थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा, तो आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। ओके, लेट्स सी मैन। तो यार वो बोलते हैं कि सपोज करो उसने बोला कि हमें रिफ्लेक्शन करना है थ्रू द ग्लास स्लैब। ओके, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, ठीक है। व्हाट इज दैट? द कांसेप्ट ऑफ रियल डेप्थ मींस यू कैन से रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस। जल्दी से बता देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा यूज कभी कभी देखने को मिल जाता है, कहीं भी इसका यूज करके क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस की आप बात करेंगे यहाँ पे, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें इसके बारे में, ठीक है। रिफ्रैक्शन एट द प्लेन
सरफेसेस। चलो भाई ठीक है, देख लेते हैं। तो इसमें क्या करने वाला है, लेट्स सी। उसने बोला यार कुछ इस तरह रियल और अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट किस तरीके से आप यूज करने वाले हैं, एक जल्दी से करके दिखा देता हूँ, आपको मजा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। उसने बोला कि एक सेपरेट दो मीडियम को सेपरेट करने वाला एक प्लेन सरफेस है, आप देख सकते हो, है ना, इस तरीके से। इसके नीचे का मीडियम समथिंग डिफरेंट है। सपोज करो मैं ऐसे मान लू अगर कि एक इस तरीके का मैंने कंटेनर ही ले लिया, आप ऐसे समझो उसको, ठीक है, और इस कंटेनर में कोई लिक्विड है, वाटर होगा, जो भी होगा, हमने एक लिक्विड मान लिया है, ठीक है, इस तरीके से आप समझे, ठीक है ना, ये आराम से आप समझते जाए। और इसके ऊपर का जो मीडियम है समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस, और ये मीडियम कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी, आप इसको μ1 दे दो नाम और इसको आप μ2 नाम दो। लेट्स सी, इस तरीके से हमने मान लिया। एक्चुअली इसको आप एयर ही मानो, क्योंकि वो एयर ही मान के इसको सॉल्व कराएगा। तो अगर ये एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कुछ μ2 मान लो या μ मान लो, तो μ भी मान सकते हो आप। अब वो बोलता है कि दो सिचुएशन इसमें बन सकती है कि आपके इसमें अंदर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट है O, मान लो आप ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट इसके, ये चूंकि देखो प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर अलग मीडियम है, इसके नीचे अलग मीडियम है, और ये दो बाउंड्री को सेपरेट कर रहा है, ऊपर वाले मीडियम को अलग, नीचे वाले मीडियम को अलग। तो इस ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है यहाँ से, एक्चुअली में जो डेप्थ है, लेट्स सी वो h है, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ जो है वो h है, इसको बोलोगे आप डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पानी में कितनी गहराई में नीचे रखा हुआ है उसकी डेप्थ है ये एक्चुअली में, है ना। एक बाहर से बंदा, एक ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है, आप समझे, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे जिसको देखना है उसने। तो क्या सिचुएशन है, याद रखना, जब भी कभी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, आप देख सकते हो म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको हम मानेंगे डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अगर आप डेंसर मीडियम में रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो तो रे इससे जाएगी, और रे इससे, एक रे अगर इससे सीधी जा रही है तो नॉर्मल इंसिडेंस है तो बिल्कुल विदाउट घबराए सीधी निकल जाएगी, ठीक है, ये बिना घबराए। लेट्स सी, आंखें आपने वही रखी है क्योंकि आपकी आंखों में लग जानी चाहिए ना, ठीक है सर। अब ये लाइट तो नॉर्मल इंसिडेंस है, इसलिए डायरेक्ट आगे निकल गई। अब एक लाइट आपने कुछ इस तरीके से इंसिडेंट कराई। अब जो लाइट इस तरीके से इंसिडेंट कराओगे, यहाँ पे आपने क्या बनाया दोस्तों, नॉर्मल बनाया, और ये क्या बन गया आपका एंगल ऑफ समथिंग इंसिडेंस। अब आपकी लाइट रे देखो म्यू से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर में, तो थोड़ी सी ऐसे ना जाके थोड़ी सी अवे हो जाएगी, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अगर एक रे में बिल्कुल ऐसे ही इधर डालूं तो यहाँ पे आपका नॉर्मल बनेगा, और ये भी थोड़ी सी अवे हो जाएगी ऐसे। तो जो बंदा यहाँ पे देख रहा है, अगर इधर से ऑब्जर्व कर रहा है, तो देखो ये जो लाइट रे है, ऐसा लग रहा है कहीं इधर से आ रही है, यानी अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं, कहीं ऐसे कट करेगी, इसको पीछे एक्सटेंड करूं तो ये यहाँ पे कट कर रही है, यानी यहाँ इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। इनको देख सकते हो, ये रे यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ की बजाय यहाँ पे शिफ्ट होके नजर आएगा, समझना, शिफ्ट होके नजर आएगा। तो आप देख सकते हो ये शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का भी केस हो गया। एक्चुअली में यहाँ है, नजर यहाँ पे आएगा, कहां से, ऊपर से देखने पे, यानी फ्री सरफेस ये रहा। तो देख, जब मैंने यहां से इसकी एक्चुअल डेप्थ देखी तो h थी, अब तो ये यहाँ पे है, तो ये डेप्थ कितनी होगी यहां से यहां तक, लेट्स सी, ये होगी स्मॉल h, इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, इसको बोलेंगे इसकी एपरेंट डेप्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एपरेंट डेप्थ, उसमें शिफ्ट कितना हुआ आप देख सकते हो, नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ, तो एक्चुअल कितनी थी h, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ये शिफ्ट आ जाएगा। दिस इज योर शिफ्ट गाइस, यू कैन कैलकुलेट दिस शिफ्ट बाय h माइनस स्मॉल h, आप देख लो, है ना, ये शिफ्ट ऐसे निकाल सकते हो। अब आपको ये जो एपरेंट डेप्थ है ये निकालनी पड़ेगी ना, कैसे निकालू, बढ़िया तरीका बता रहा हूं। आपको पता है म्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, यानी म्यू 1 से कम तो नहीं होना चाहिए। तो म्यू को ऐसे लिखो, और म्यू एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लाइट यहां से जा रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे डेंसर से रेयर में जा रही है, तो रेयर जिसमें जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। बेसिकली चूंकि जिसमें लाइट एंटर कर रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है जिस मीडियम में, उसका तो 1 ही है, तो टेंशन ही नहीं है। जिससे जा रही है, जिससे इंसिडेंट हो रही है, उसका म्यू है, तो म्यू को हम ऐसे लिखेंगे कि इसका जो रेशियो है वो 1 से ज्यादा बना रहे। तो आपको इस रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का ऐसा रेशियो लेना है कि उनकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो आपको पता है, दिख रहा है आपको क्लियरली यहाँ पे h इज ग्रेटर देन स्मॉल h, क्योंकि ये तो देखो ऊपर से देखने से कम है, तो मैं यहाँ लिखूंगा h बाई स्मॉल h, क्योंकि स्मॉल h कम है, तो इस तरीके से लिखने से वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके डायरेक्ट आप यहाँ से h निकाल सकते हो, और h आपका अगर देखो कैपिटल H अपॉन म्यू,
दिस इज द रिलेशन बिटवीन, ये क्या है, डी अपेरेंट, अपेरेंट डेप्थ, ये क्या है, डी रियल, रियल डेप्थ, ये क्या है, म्यू। दिस इज योर फॉर्मूला बेसिकली, यू कैन यूज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट केस। कब यूज होगा ये, जब आप ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रख रहे हो और रेनर से देख रहे हो, समझना, वर्डिंग्स पे ध्यान देना गाइस। अब शिफ्ट अगर आपने निकालना है कितना शिफ्ट हुआ, तो शिफ्टिंग जो हुई पोजीशन, जो यहां से ऑब्जेक्ट था यहां इमेज जो दिख रही है, शिफ्ट क्या हुआ है, एच माइनस, ये बन रहा है आपका एच बाई म्यू, यानी यू कैन राइट एच कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाई म्यू। दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द डायरेक्ट प्रॉब्लम। अगर आती है, यूज ज्यादा होता है, डायरेक्ट बहुत कम देखी गई है मेंस के एग्जाम में, इसलिए जो मेन कंसेप्ट है उन पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। टेंशन नहीं लेने का, फिर भी इनको देख लेते हैं हमारा क्या जा रहा है, जल्दी से उड़ा देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। सो दिस इज द शिफ्ट, है ना, ये एच क्या है यहाँ पे, रियल डेप्थ, है ना, ये क्या है, रियल डेप्थ। तो आपने कुछ नहीं करना, अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए उस मीडियम का जहां ऑब्जेक्ट रखा है, सिंपल लॉजिक इज दैट, ठीक है। एक केस ये हो गया इसका, ठीक है सर, मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर को शिफ्ट कर जाता है और उसकी एपरेंट डेप्थ, यानी उसकी जो एक्चुअल डेप्थ थी वो कम हो गई, जिसको हमने एपरेंट डेप्थ माना, तो ऊपर या फ्री सरफेस से देखने से, इस बाउंड्री से देखने से बहुत पास नजर आ रहा है, पास हो गया इसके, ये इसका लॉजिक, प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन। अगर ऐसा हो जाए दोस्तों, अगर ऐसा हो जाए कि इसमें आपने जो लिक्विड फिल कर रखा था, अब आप समझना, बहुत बढ़िया तरीके, कोई टेंशन नहीं है, आप बैठ गए पानी के अंदर, आप अंदर से देख रहे हो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है कहीं बाहर, ऑब्जेक्ट यहां पे है, लेट्स सी ऑब्जेक्ट यहां पे, तो जहां ऑब्जेक्ट है रे तो वहीं से आनी है, तो अब आप अंदर से ऑब्जर्वर हो, अंदर से देख रहे हो, तो रे यहां से आएगी, बाहर की साइड से रे आएगी, एक रे तो सीधी हो जाओ, एक रे किसी एंगल पे डालो, यहां पे देखो, तो ये नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना, तो आप रे एयर में है ऑब्जेक्ट और आपको डेंसर मीडियम में, समझना, आप डेंसर से देख रहे हो, यहां आप रेयर से देख रहे थे, दोनों में डिफरेंस है बॉस। तो ये रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, सीधी ना जाके थोड़ी सी ऐसे बैंड होगी और ऐसे जाएगी, तो देखना पीछे एक्सटेंड करोगे अगर इसको आपको ऐसा लगेगा कहीं पीछे से आ रही है और ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, जहां ये इंटरसेक्ट कर रही होगी वैसे ही अगर एक रे में ऐसे ले लूं और इस पे यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, समझ रहे, थोड़ा तिरछा बन गया है, ये आप समझे, आप देखा, एक नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करूं तो दोस्तों ये सीधी ना जाके थोड़ी नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ेगी, ऐसा लगेगा कहीं पीछे से आ रही है और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। अब आप देखो क्या हुआ, पहले ये प्लेन सरफेस था, बाउंड्री ये थी और ऑब्जेक्ट यहाँ था, उसकी रियल जो हाइट थी वो ये थी, समझना, y मान लो उसको, लेकिन अब रे चूंकि पीछे एक्सटेंड करने से यहाँ कट कर रही है तो ऑब्जेक्ट यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ से देखने पे उसकी अब जो हाइट आई है वो y डैश आई है, क्लियरली आप देख सकते हो, जहां पे वो दिखाई देगा इस बंदे को वो शिफ्ट कर गया, अभी हो गया सरफेस से, उसकी डिस्टेंस बढ़ गई, यानी y डैश इज ग्रेटर देन y, मतलब ये एपरेंट है, एपरेंट डेप्थ और ये रियल डेप्थ है, तो ये ज्यादा आ गई इस बार। तो डेंसर में बैठ के अगर देखोगे तो जो ऑब्जेक्ट रेयर में रखा होगा आपको दूर नजर आएगा, जहां एक्चुअली में उससे दूर नजर आएगा, समझना, ठीक है। तो इट मींस दैट अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 से ज्यादा करना चाहता हूं तो शिफ्ट कितना हुआ, यहां पे था, दिख यहाँ रहा है, इतना शिफ्ट हुआ है, ये शिफ्ट हुआ है, आप चेक करो कैसे निकालोगे ये शिफ्ट, इस शिफ्ट को आप निकाल सकते हो क्लियरली, ज्यादा वाली में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, y डैश माइनस y, यानी आप शिफ्ट कैसे निकालोगे, आप चेक करो, y डैश कितना आएगा, म्यू को 1 से ज्यादा बनाना है तो म्यू लिखूंगा मैं y डैश बाई y, क्योंकि y इस बार कम है तो कम से डिवाइड करोगे तो म्यू 1 से ज्यादा आएगा, तो y डैश यहां से आपके पास आ गया, y डैश इज इक्वल टू म्यू इनटू y, तो यहां पे जब आप वैल्यू पुट करोगे y डैश की तो म्यू y माइनस y और ये आ गया y इनटू म्यू माइनस 1। दिस इज योर शिफ्ट फॉर्मूला वेयर म्यू इज द रियल डेप्थ उसकी उस फ्री सरफेस से। तो दो केस वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कुछ बढ़िया से अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनेंगे जहां पे इस तरीके के कॉन्सेप्ट यूज करेगा तो रिजल्ट को आप यूज कर सकते हो। डिटेल में मैंने इसलिए समझा दिया दोस्तों, ये बाकी जरूरत थी नहीं डिटेल में समझाने की, मैं रिजल्ट बता सकता था आपको डायरेक्ट कि एटलीस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चीजों पे और पे फोकस नहीं करने वाला हूं, इसको मैं आपको बताता हूं जिससे एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्ड हो जाए। ओके, अब ये तो रही जब हम किसी तरीके की लिक्विड की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डेंसर में है, रेयर में है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं और डिस्कस आपसे करने वाला हूं, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। मतलब जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे निकल के ये आ रही है, ग्लास स्लैब में अगर मैं देखूंगा तो क्या तरीके की सिचुएशन नजर आएगी, आप समझ रहे मेरी बात, यानी रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। ओके,
तो यार अगर एक स्लैब है आपके पास और ये जो स्लैब है इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी जो थिकनेस है स्लैब की वो टी मान ली बस हमने, ठीक है, टी थिकनेस मान लो। और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसके सामने रख दिया है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इस स्लैब से कुछ मान लो, ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की कुछ भी मान सकते हो आप, लेट्स से एक्स मान लिया आपने, और बंदा यहाँ से ऑब्जर्वर इधर है इस साइड में, और स्लैब के चारों ओर का मीडियम एक ही जैसा है, कुछ मान सकते हो आप एयर मान लो, आपकी मर्जी है। तो आपको क्लियर पता है यहां से जो रेज आएगी पहले इस पे एंटर करेगी, फिर आपको पता है वो जो रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, फिर यहां जाएगी, फिर यहां नॉर्मल होगा तो ऐसे जाएगी, है ना, अवे हो जाएगी। तो दो रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, तो ये ऐसे लग रहा है कहीं पीछे से आ रही है, देखो तो ये यहां इंसिडेंट कर रही है। सिमिलरली इधर भी होगा, देखो रेस में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, फिर नॉर्मल से यहां से अवे होती नजर आएगी, ऐसा लगेगा कहीं पीछे से आ रही है ऐसे। तो ये ऑब्जेक्ट यहां की बजाय आपको यहां नजर आएगा, यानी पास नजर आएगा, यानी स्लैब के पास शिफ्ट हो जाता है। स्लैब की वजह से भी ऑब्जेक्ट स्लैब के पास को शिफ्ट हो गया है। देखो यहाँ पे जिस तरीके से सिचुएशन आ रही थी, तो इसमें भी जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जो शिफ्ट कैलकुलेट करोगे, जो अपरेंट डेप्थ इसकी निकल के आएगी ये वाली, यहां अब कितनी दूर है, पहले स्लैब से कितनी दूर था x, अब कितनी दूर होगा, लेट्स सी x डैश, तो x डैश डायरेक्ट आप निकाल सकते हो एक्चुअल रियल डिवाइड बाय म्यू, जो फंडा मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये कम हो गई है ना, तो इसी का यूज कर सकते हो यार आप। शिफ्ट कितना हुआ, सेम भाई, शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट भी सेम, बस जो यहाँ पे आपने यूज किया था दोस्तों, व्हाट इज दैट, अगर मैं इसकी अपरेंट देखूं तो भाई म्यू इधर है, इधर एयर है, तो एयर इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और इसका म्यू दैट इज द डेंसर वन, यू कैन से दैट ऑब्वियसली दैट इज डेंसर। तो आपने बस क्या लिखना है, जो इसका रिजल्ट आया था कहां पे है, एच की जगह बस टी लिखो, T1 माइनस 1 बाई म्यू। तो ग्लास स्लैब में अगर रिफ्लेक्शन होगा तो वो उसकी जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की उसको शिफ्ट करता है, और वो स्लैब के पास आती चली जाती है। एक स्लैब उसको इतना शिफ्ट कर रही है, एक स्लैब उसको इतना शिफ्ट कर रही है, T इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। इतना ही तो याद रखना यार, कभी कभी आ जाते हैं मल्टीपल स्लैब के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत सारी स्लैब रखी होती है, तो कैसे करोगे, तो अगर एक का इतना है, बहुत सारी स्लैब अगर यहाँ पे आप ऐड कर दो, फर्दर बहुत सारी रख दो, तो उनकी सबकी वजह से उनका आप ऐड अप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। थिकनेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब, सराउंडिंग मीडियम 1 है, ईयर मान के चलना है। बढ़िया टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप सॉल्व करेंगे, ऐसा भी हो जाता है। देखो अगर एक स्लैब ये है, ठीक है सर, एक स्लैब ये है, एक स्लैब ये है, बहुत सारी स्लैब हो सकती है जानते, बहुत सारी, इसकी थिकनेस है T1 T2 T3 T4, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 μ3 μ4 एंड सो ऑन। तो अगर एक की वजह से अपरेंट डेप्थ आ रही है x बाई म्यू, समझ गए, ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर और ये रखा है इसकी डिस्टेंस एक्चुअली में, तो टोटल शिफ्ट कितना होगा, ये भी करेगी, ये भी, ये भी, ये भी, तो टोटल शिफ्ट अगर आपने निकालना है आप लिख सकते हो इसकी वजह से कितना आएगा। देखो एक का था, इसकी थिकनेस है T1 1 माइनस 1 बाई म्यू 1 प्लस इसका ऐड कर दो इसमें T2 1 माइनस 1 बाई म्यू 2 प्लस तीसरे का ऐड करो T3 1 माइनस 1 बाई म्यू 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप ऐड अप करते जाओ, जितनी भी होंगी उतनी तक आप ऐड करोगे, टोटल शिफ्ट आपका निकल के आ जाएगा। कोई पंगे वाली बात नहीं है बॉस, टोटल शिफ्ट आप निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में कितनी है और टोटल शिफ्ट आपने निकालनी है, रियल डेप्थ कितनी है, अपरेंट डेप्थ कितनी है, वो तो आप निकाल ही लोगे। इसकी इंडिविजुअल और सबको ऐड अप करते जाना, आपकी टोटल अपरेंट डेप्थ भी निकल आएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इस टाइप के बहुत बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं और पूछे जाने के चांस बने रहते हैं, तो ये कंसेप्ट है आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। तो यार आपने पढ़ा है बहुत बढ़िया तरीके से, मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे समझाने वाला नहीं हूँ क्योंकि आपने बढ़िया तरीके से उसको डिराइव किया था। तो जस्ट बता देता हूँ क्योंकि आजकल क्या होता है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर हम नॉर्मल शिफ्ट की बजाय लैटरल शिफ्ट की बात करें, कि अगर आपसे बात करें लैटरल शिफ्ट, ठीक है, लैटरल शिफ्ट की अगर बात करें तो उसका मीनिंग क्या है। तो जो स्लैब हमने अभी ली थी यहाँ पे, एक स्लैब जिसकी थिकनेस T थी, समझ रहे हो आप, उस पे जब हम लाइट इंसिडेंट कर रहे थे तो भाई यार नॉर्मल ड्रॉप कर रहे थे हम, ठीक है, बिल्कुल कर रहे थे जी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था बिल्कुल, और ये नॉर्मल की तरफ यहाँ पे मुड़ेगी क्योंकि ये डेंसर में जा रही है, म्यू में जा रही है, बाहर एयर है, अगर उससे फिर यहाँ पे एक नॉर्मल आप ड्रॉप करोगे फिर ये अवे हो जाएगी, है ना, ऐसे ना जाके थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी। आप ध्यान से देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो ये लाइट रे जो यहाँ से इंसिडेंट कर रही थी मुड़े ही ना और सीधे निकल जाए, तो कुछ ऐसे निकलती हुई आपको दिखाई देगी सीधी, ठीक है, इस तरीके से कुछ आपको नजर आएगी।
आप इस बात को समझे। तो बेसिकली हुआ क्या, देखो ये जो इंसिडेंट रे थी अगर वो सीधी निकलती तो ऐसे जाती, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से वो यहां से जा रही है। दिस इज योर इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, और ये आपकी इनिशियल रे है, इनिशियल रे डायरेक्शन, जो इनिशियली रे यहाँ पे आ रही है उसकी डायरेक्शन है। तो ये अपनी इनिशियल डायरेक्शन से कितनी शिफ्ट हो गई पैरेलली, देखो है ना, पहले याद, ये अगर सीधा जाना होता अगर इसको, है ना, वैसे थोड़ी सी आपको यहाँ टिल्ड दिख रही होगी बट आप समझे, ये जो लाइट रे है यहाँ पे ये सीधी ऐसे आ रही थी, ठीक है, सीधी ऐसे आ रही थी। तो अगर ये सीधी जाती तो भाई ऐसी होती, लेकिन ये रिफ्लेक्शन की वजह से इससे शिफ्ट कर गई पैरेलली। दिस इज कॉल्ड एज लेटरल शिफ्ट। इसी को बोलेंगे इस डिस्टेंस को ही लेटरल शिफ्ट, इसी को लेटरल शिफ्ट का नाम दिया गया बाय यूजिंग सम लिटिल बिट सिंपल मैथमेटिक्स। यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर सकते हो, डी की वैल्यू आ जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर, तो आपको पता है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसकी थिकनेस टी है स्लैब की, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो डी आपके पास आएगा दोस्तों। अगर डी आपने कैलकुलेट करना होगा तो दैट इज म्यू साइन ऑफ आई माइनस आर ओवर कॉस ऑफ आर। ये वैल्यू आपके पास डी की बनेगी। लैटरल शिफ्ट अगर आपने निकालना है, मतलब इनिशियल और इमर्जेंट रे के बीच की जो पैरेलल डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज योर लैटरल शिफ्ट। सिंगल स्लैब की वजह से, अगर बहुत सारी है तो भाई सबका ऐसे ही निकालते जाना, म्यू अलग से लेते जाना, आपको पता है क्लियरली। ओ दिस इज व्हाट, दिस इज टी, है ना, थिकनेस ऑफ द स्लैब, एक्चुअली दिस इज थिकनेस ऑफ द स्लैब, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब एक पॉइंट तो ये आपने याद रखना, कभी कभी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, इसकी थिकनेस दे देगा, आई दे देगा, इंसिडेंट आएंगे, सब कुछ दे देगा, यहाँ पुट करेंगे, आप फटाक से सॉल्व करके आ जाएंगे। तो फॉर्मूला बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना जरूरी है।